हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल नेक्स्ट जेन पीसीएस पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि मैं एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है इंडियन पॉलिटी की, उसके शॉर्ट नोट्स बना के पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रही हूँ और उसकी जो फुल एक्सप्लेनेशन है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे है। तो हम एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर 3 कर रहे हैं, जो है संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। कल हम 10 इसके विशेषताओं को देख चुके थे। आज हम पढ़ेंगे इसकी अगली विशेषताओं से। तो आज का हमारा पहला है कि यह एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, भारत, ये जो संविधान हमारा है वो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि भारत एक जो भारत का संविधान है धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए किसी धर्म को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता। ऐसा नहीं है कि भारत को हिंदू, मुस्लिम या ईसाई या सिख कंट्री घोषित कर दिया जाए तो वो भारत को धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता। ठीक है, तो संविधान के कुछ प्रावधान हैं जो इसके धर्मनिरपेक्ष लक्षण को दर्शाते हैं। जैसे कि हमारा जो है 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था, इसी के द्वारा संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, प्रस्तावना में आस्था, पूजा अर्चना और विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा की क्या की गई है, गारंटी दी गई है। ठीक है, और उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए प्रस्तावना में बात की गई है। अगली विशेषता को अगर देखें हम धर्मनिरपेक्ष राज्य होने की पहचान के रूप में, तो किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समान रूप से ट्रीट किया जाएगा, उसे कानून की समान सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी। और यह कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 14 में। चौथे पॉइंट को देखिए, धर्म के नाम पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और यह किस में आता है? आर्टिकल 15 में। अगली जो विशेषता है जो धर्मनिरपेक्ष राज्य को दर्शाती है वो है सार्वजनिक सेवाओं में सभी नागरिकों को समान अवसर दिया जाएगा, और ये आर्टिकल 16 के अंतर्गत आती है। आर्टिकल जो 25 है वो कहता है कि हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने या फिर पूजा अर्चना करने की समान अधिकार है। वहीं पे आर्टिकल 26 कहता है कि हर धार्मिक समूह अथवा इसके किसी हिस्से को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार है। ठीक, आर्टिकल 27 कहता है कि धर्म विशेष प्रचार के लिए किसी प्रकार का कर देने के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 28 है, किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्थान में किसी प्रकार के धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, ये ऐसे लक्षण हैं ये जो सारे राज्य के संविधान के धर्मनिरपेक्षता को दर्शा रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल 29 में कहा गया है कि नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि अथवा संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। आर्टिकल 30 कहता है कि अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करने और उन्हें संचालित करने का अधिकार है। जबकि आर्टिकल 44 में हमारे राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने के लिए प्रयास करेगा। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा धर्म और चर्च के बीच पूर्ण अलगाव करती है। धर्मनिरपेक्षता की यह नकारात्मक अवधारणा भारतीय परिवेश में लागू नहीं होते, क्योंकि यहाँ का समाज बहुधर्मवादी है। ठीक है, इसलिए भारतीय संविधान में सभी धर्मों को समान आदर अथवा सभी धर्मों को समान रूप से रक्षा करते हुए धर्मनिरपेक्ष के सकारात्मक पहलू को शामिल किया गया है। इसके अलावा संविधान ने विधायिका में धर्म के आधार पर कुर्सी का आरक्षण देने वाले पुराने धर्म आधारित प्रतिनिधित्व को भी समाप्त कर दिया है। हालांकि संविधान अनुसूचित जाति और जनजाति को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए अस्थायी आरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, चलिए अगली विशेषता को देखते हैं, और वो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था। आप सभी लोगों को पता होगा कि संविधान द्वारा राज्य विधानसभाओं, स्टेट लेजिस्लेचर और लोकसभा के लिए चुनाव जो होते हैं उसको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। हर वह व्यक्ति जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष है उसे धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता और संपदा के आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और उससे मतदान करवाया जाएगा।
ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लेता है किन आधारों पर भेदभाव नहीं होगा। तो आपको पता होना चाहिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 ऐसे आधार हैं जिनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। और कौन कौन से हैं? धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता और संपदा। ठीक है। वर्ष 1989 में 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के तहत मतदान की जो उम्र सीमा है वो 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई। ठीक है। ऐसा क्यों किया गया? देश के बृहद आकार, जनसंख्या, उच्च गरीबी, सामाजिक असमानता, अशिक्षा आदि को देखते हुए संविधान निर्माताओं द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया था। ठीक है, जो कि एक साहसिक कार्य था। वयस्क मताधिकार लोकतंत्र को बड़ा आधार देने के साथ साथ आम जनता के स्वाभिमान में वृद्धि करता है, समानता के सिद्धांत को लागू करता है, अल्पसंख्यकों को अपने हितों की रक्षा करने का अवसर देता है तथा कमजोर वर्गों के लिए नई आशाएं और प्रत्याशा जगाता है। ठीक है। अगली विशेषता देखते हैं। अगली जो हमारी विशेषता है वो है एकल नागरिकता की विशेषता। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, भारत जो है, भारत फेडरल है और इसमें दोनों लक्षण एकल और संघीय दोनों का प्रतिनिधित्व करता है, मगर इसमें केवल एकल नागरिकता का ही प्रावधान है, अथवा अर्थात भारतीय नागरिकता का। जबकि जो अमेरिकी की नागरिकता होती है वो दोहरी नागरिकता होती है। इसमें राज्य और केंद्र में दोनों के लिए अलग अलग नागरिकता की प्रावधान की गई है। ठीक है। अमेरिका जैसे देशों में प्रत्येक व्यक्ति के पास न केवल देश की नागरिकता होती है बल्कि वह जिस राज्य में रहता है उसकी भी नागरिकता होती है। इसलिए वह अधिकारों के दो समूहों का लाभ उठाता है, पहला राष्ट्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त और दूसरा राज्य द्वारा प्रदत्त। भारत में सभी नागरिकों को, चाहे वो किसी भी राज्य में पैदा हुए हों या रहते हों, संपूर्ण देश में नागरिकता के समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं और उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता। सभी नागरिकों के लिए एकल नागरिकता और समान अधिकारों के संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद भारत में सांप्रदायिक दंगे, वर्ग संघर्ष, जातिगत युद्ध, भाषाई विवाद और निर्जातीय विवाद होते रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि संविधान के निर्माताओं ने एकीकृत और संगठित भारतीय राष्ट्र के निर्माण का जो सपना देखा था वह पूरी तरह अभी पूरा नहीं हो पाया है। ठीक है। हमारे संविधान की जो अगली विशेषता है वो है स्वतंत्र निकायों का इसमें शामिल होना। स्वतंत्र निकाय कहने का अर्थ यह है कि भारतीय संविधान न केवल विधायिका, कार्यपालिका या फिर न्यायिक अंग ही प्रदान करता है, बल्कि इसके साथ साथ ये कुछ स्वतंत्र निकायों की भी स्थापना करता है। इन्हें संविधान ने भारत सरकार के तांत्रिक तंत्र के लिए महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में परिकल्पित किया है। जैसे कि कुछ स्वतंत्र निकाय जैसे निर्वाचन आयोग, महालेखाकार, यूपीएससी और स्टेट पीएससी। निर्वाचन आयोग क्या करता है? संसद तथा राज्य विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति और भारत की उपराष्ट्रपति के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने हेतु इसकी स्थापना की गई है। जबकि राज्य और केंद्र सरकार के खातों के अंकेक्षण के लिए भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार जो होता है ये जिम्मेदार होता है। ये जनता के पैसे के संरक्षक होते हैं। ठीक है। ये जनता के पैसे के संरक्षक होते हैं और सरकार द्वारा किए गए खर्चों की वैधानिकता और उनके उचित होने पर टिप्पणी करते हैं। वहीं पे संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी अखिल भारतीय सेवाओं व उच्च स्तरीय केंद्रीय सेवाओं के लिए भर्ती हेतु परीक्षाओं का आयोजन करता है तथा अनुशासनात्मक मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देता है। स्टेट पीसीएस का काम जिसका काम हर राज्य में राज्य सेवाओं के लिए भर्ती हेतु परीक्षाओं का आयोजन करना, वो अनुशासनात्मक मामलों पर राज्यपाल को सलाह देना होता है। ठीक है। विभिन्न प्रावधानों यथा कार्यकाल की सुरक्षा, निर्धारित सेवा शर्तें, भारत की संचित निधि पर भारित विभिन्न व्यय आदि के माध्यम से संविधान इन निकायों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। अगली हमारी विशेषता है आपातकालीन प्रावधान का हमारे संविधान में निहित होना। ठीक है। आपातकाल की स्थिति से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए वृहद आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था है।
इन प्रावधानों को संविधान में शामिल करने का उद्देश्य था देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा, संविधान एवं देश के लोकतांत्रिक ढांचे को सुरक्षा प्रदान करना था। ठीक है। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की बात की गई है। पहला, राष्ट्रीय आपातकाल, जिसका उल्लेख आर्टिकल 352 पे है और इसे युद्ध, आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह से पैदा हुई राष्ट्रीय अशांति की व्यवस्था के लिए इसको लागू किया जाता है। दूसरा है राज्य आपातकाल, जिसका उल्लेख आर्टिकल 365 में है। इसे राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। इसे तब लागू किया जाता है जब राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो जाए। कब? जब राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो जाए या केंद्र के निर्देशों का अनुपालन करने में असफल रहे, तब इसे लागू किया जाता है। जब राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल होता है तब आर्टिकल 356 का प्रयोग किया जाता है, जबकि केंद्र के निर्देशों का अनुपालन करने में असफल होने पर आर्टिकल 365 लागू किया जाता है। ठीक है। अब आता है वित्तीय आपातकाल, जिसका उल्लेख आर्टिकल 360 में किया गया है। भारत की वित्तीय स्थिरता या प्रत्यय संकट में हो तब इसे लागू किया जाता है। आपातकाल के दौरान देश की पूरी सत्ता केंद्र सरकार के हाथ में आ जाती है। किसके हाथ में? केंद्र सरकार के हाथ में आ जाती है और राज्य केंद्र के नियंत्रण में चले जाते हैं। इससे संविधान में संशोधन किए बगैर देश का ढांचा संघीय से एकात्मक हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए संविधान में बिना संशोधन किए देश का जो संघीय ढांचा है वो संघीय से एकात्मक कैसे हो सकता है, तो आपको पता होना चाहिए आपातकालीन प्रावधान के दौरान ऐसा हो सकता है। ठीक है। राजनीतिक तंत्र का संघीय यानी कि सामान्य परिस्थितियों के दौरान एकात्मक में परिवर्तन होना भारतीय संविधान की एक अद्वितीय विशेषता है ये। ठीक है। अब अगली विशेषता है त्रिस्तरीय सरकार का होना। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मूल रूप से अन्य संघीय संविधानों की तरह भारतीय संविधान में भी 2 स्तरीय राज्य व्यवस्था यानी कि केंद्र राज्य और संगठन के संबंध में प्रावधान तथा केंद्र एवं राज्यों की शक्तियां अंतर्विष्ट थीं। बाद में वर्ष 1992 में क्या किया गया? 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया। ठीक है। ये संशोधन किया गया जो विश्व के किसी भी और संविधान में नहीं है। संविधान में एक नए भाग 9वें भाग को जोड़ा गया। ठीक है। और नई अनुसूची 11वीं अनुसूची को जोड़ी गई जो कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ और ये पंचायतों के संबंध में था। जबकि हमारे 74वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9A अनुसूची 12वीं जोड़ी गई जो कि नगरपालिका के चुनाव से संबंधित थी। ठीक है। अब आती है सहकारी समितियों से संबंधित विशेषताएं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि 97वां संविधान संशोधन जो कि 2011 में हुआ था ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। इसने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। इसके पहले इन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान नहीं था। ठीक है। इस संदर्भ में इसने निम्न 3 परिवर्तन संविधान में किए जो कि मैं आगे बताऊंगी। पहला था आर्टिकल 19 में सहकारी समिति गठित करने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है। इसने सहकारी समिति गठित करने के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया। किसके तहत? आर्टिकल 19 के तहत। दूसरा, इसने एक नया राज्य का नीति निर्देशक तत्व जोड़ा सहकारी समितियों के प्रोत्साहन के लिए और वो कौन सा? 43B। ये किस में आता है? 43B DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में आता है। और तीसरा था कि इसने संविधान में एक नया भाग 9B जोड़ा और इसमें आर्टिकल 243ZH से 243ZT तक इसमें क्या किया? सहकारी समितियों का शीर्षक से इसने क्या किया? उल्लेख किया। नया भाग 9B के अंतर्गत अनेक ऐसे प्रावधानों के द्वारा सुनिश्चित किया गया है कि देश भर में सहकारी समितियां लोकतांत्रिक, व्यावसायिक, स्वायत्त ढंग से तथा आर्थिक मजबूती के साथ कार्य करें।
यह संसद को अंतर राज्य सहकारी समितियों तथा राज्य विधायिकाओं को अन्य सहकारी समितियों के लिए उपयुक्त कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, ये रही संविधान की, हमारे संविधान की प्रमुख विशेषताएं। अब आगे जो है एम लक्ष्मीकांत की बुक का जो अगला टॉपिक इसने दिया है वो दिया है संविधान की आलोचना, कि संविधान की आलोचना किस आधार पर की जाती है। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम। भारत का संविधान जैसा कि संविधान सभा द्वारा बनाया गया और अंगीकार किया गया की आलोचना निम्नलिखित आधारों पर की जाती है। पहला, उधार का संविधान। आलोचकों का कहना है कि भारतीय संविधान में नया और मौलिक कुछ नहीं है, वो इसे उधार या उधारी की एक बोरी अथवा हौच पौच कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, इसे पैबंदगिरी आदि भी कह के संबोधित किया जाता है। ठीक है, उपभोक्ता या आलोचनाओं का उत्तर देते हुए B.R. अम्बेडकर कहे थे कि कोई पूछ सकता है कि इस घड़ी दुनिया के इतिहास में बनाए गए संविधान में नया कुछ हो सकता है। 100 साल से अधिक हो गए जब दुनिया का पहला लिखित संविधान बना। इसका अनुसरण अनेक देशों ने किया और अपने देश के संविधान को लिखित बनाकर उसे छोटा बना दिया। किसी संविधान का विषय क्षेत्र क्या होना चाहिए ये पहले ही तय हो चुका है। उसी प्रकार किसी संविधान के मूलभूत तत्वों की जानकारी और आम मान्यता आज पूरी दुनिया में इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सभी संविधानों में मुख्य प्रावधानों में समानता दिख सकती है। केवल एक नई चीज़ यह हो सकती है किसी संविधान में जिसका निर्माण इतने विलंब से हुआ है कि उसमें गलतियों को दूर करने और देश की ज़रूरतों के अनुरूप उसको ढालने की विविधता उसमें मौजूद रहे। ये दोषारोहण कि यह संविधान अन्य देशों के संविधान की हूबहू नकल है, मैं समझता हूँ संविधान के यथास्थ अध्ययन पर आधारित नहीं है। ठीक है, दूसरी आलोचना लोग करते हैं ये 1935 की अधिनियम की कार्बन कॉपी है। ठीक है, या फिर उसी का एक संशोधित रूप है। एन श्रीनिवासन का कहना है कि भारतीय संविधान भाषा और वस्तु दोनों तरह से 1937 के अधिनियम की ही नकल है। ठीक है, पुनः जो P.R. देशमुख जो थे संविधान सभा के सदस्य थे, उनका कहना था संविधान अनिवार्यतः भारत सरकार अधिनियम 1935 ही है, बस वयस मताधिकार उसमें जुड़ गया है। ठीक है, उपरोक्त आलोचनाओं का उत्तर देते हुए अंबेडकर कहे थे कि जहाँ तक इस आरोप की बात है तो जहाँ तक इस आरोप की बात है कि प्रारूप संविधान में भारत सरकार अधिनियम 1935 का अच्छा खासा हिस्सा शामिल कर लिया गया है, मैं क्षमा याचना करूँगा। उधार लेने में कुछ लज्जास्पद नहीं है, इसमें साहित्यिक चोरी शामिल नहीं है। ठीक है, संविधान के मूल विचारों पर किसी का एकस्व अधिकार नहीं है। मुझे खेद इस बात के लिए है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए प्रावधान अधिकतर प्रशासनिक विवरणों से संबंधित हैं। ठीक है, अगली आलोचना लोग करते हैं कि गैर भारतीय अथवा भारतीयता विरोधी ये संविधान है। ठीक है, क्योंकि यह भारत की राजनीतिक परंपराओं अथवा भावनाओं को प्रतिनिधित्व ये नहीं करता है। ठीक है, इस संबंध में जो के हनुमंतैया थे ने टिप्पणी की, हम वीणा या सितार का संगीत चाहते थे, लेकिन यहाँ हम एक इंग्लिश बैंड का संगीत सुन रहे हैं। ऐसा इसलिए कि हमारे संविधान निर्माता उसी प्रकार से शिक्षित हुए हैं। ठीक है, कुछ लोग इसे इस प्रकार यह कह के आलोचना करते हैं कि यह गांधीवाद से दूर है। इसका आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान गांधीवादी दर्शन और मूल्यों का प्रतिबिंबित नहीं करता, जबकि गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। ठीक है, उनका कहना था कि संविधान ग्राम पंचायत तथा जिला पंचायतों के आधार पर निर्मित होना चाहिए था। ठीक है, इस संबंध में हनुमंतैया ने कहा, यह वही संविधान है जिसे महात्मा गांधी कभी नहीं चाहते थे, न ही संविधान पर उन्होंने विचार किया होगा। ठीक है, कुछ आलोचकों का मानना है कि भारत का संविधान बहुत ही भीमकाय और बहुत विस्तृत है, जिनमें अनेक अनावश्यक तत्व शामिल कर लिए गए हैं। इनमें मुख्य हैं जेनिंग्स, जो कि एक ब्रिटिश संविधानवेत्ता थे। ठीक है, वो उनका क्या था कि उनका चयन बेहतर नहीं है और संविधान सामान्य रूप से कहें तो बहुत लंबा और जटिल है। अगली आलोचना लोग यह कह के करते हैं कि
जो ये भारत का संविधान है अत्यंत विविधतापूर्ण तथा बहुत जटिल है। उनके विचार में जिस कानूनी भाषा और मुहावरों को शामिल किया गया है उनके चलते संविधान एक जटिल दस्तावेज बन गया है। सर आइवर जेनिंग्स, वकीलों का इसे स्वर्ग कहते हैं। ये स्टेटमेंट और नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा कि भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसे कहा है, तो सर आइवर जेनिंग्स ने कहा है। इस संबंध में एच के माहेश्वरी संविधान सभा के एक सदस्य थे। उनका कहना था, प्रारूप लोगों को अधिक मुकदमेबाज बनाता है, वे अदालतों की ओर अधिक उन्मुख होंगे, वे कम सत्यनिष्ठ होंगे और सत्य और अहिंसा के तरीकों का पालन वे नहीं करेंगे। यदि यदि मैं ऐसा कह सकूं तो यह प्रारूप वास्तव में वकीलों का स्वर्ग है। यह वाद या मुकदमों की व्यापक संभावना खिलता है और हमारे योग्य और बुद्धिमान वकीलों के हाथ में बहुत सारा काम देने वाला है। ठीक है, बाकी आप लोग पीडीएफ में खुद पढ़ लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट लगा वो मैं आपको पढ़ा दी। अब ये आगे की पीडीएफ में भारतीय संविधान पर एक नज़र दिया है कि कौन से भाग में कौन सा विषय आता है और उससे संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं। ये पीडीएफ में प्रोवाइड हो जाएगा। मैं आपको ब्रीफली थोड़ा बता देती हूँ। जैसे कि भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है और यह आर्टिकल 1 से 41 तक आता है। भाग 2 में नागरिकता की बात की गई है। 3 में मौलिक अधिकार, 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 4A में मौलिक कर्तव्य, 5 में संघ सरकार, 6 में राज्य सरकारों की बात की गई है, 7 में राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची खंड ख की बात की गई है जो कि निरस्त हो चुकी है, 8 में संघ व राज्य क्षेत्रों की बात की गई है, 9 में पंचायतों की, जबकि 9 में नगर पालिका की बात की गई है। ठीक है, 9 में सहकारी समितियों की बात की गई है, 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में। ठीक है, 11 में संघ और राज्यों के बीच क्या संबंध होने चाहिए उसके बारे में, 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद के बारे में, 13 में हमारे भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम के बारे में, 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं के बारे में, जबकि 14 के अंतर्गत अधिकरण आता है, 15 में हमारे निर्वाचन की बात की गई है, जबकि हमारे 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान हैं, 17 में राजभाषा की, जबकि 18 में आपात उपबंध की, 19 में प्रकीर्ण की, 20 में संविधान संशोधन की, जबकि 21 में अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध की बात की गई है। वहीं पे 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन की बात की गई है। ठीक है, अब देखते हैं टिप्पणी क्या है। भाग जो 6 है, भाग ख से संबंधित, ख राज्यों से संबंधित को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा विलोपित कर दिया गया। दूसरी ओर भाग 4, एक मिनट, दूसरी ओर भाग 4 तथा भाग 6 दोनों का समावेश 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा किया गया। तो अगर कोई आपसे पूछे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किन भागों को समावेश किया गया, तो पता होना चाहिए भाग 4 और भाग 14। ठीक है, जबकि भाग 9 का समावेश 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया। भाग 9 में 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, अब कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स दिए हैं और विषय दिए हैं। जैसे 1 में संघ और राज्य क्षेत्र, 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं, नामों में परिवर्तन, 13 में मूल अधिकारों से असंगत उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। ऐसे ही जितने इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं अनुच्छेद भारतीय संविधान के, उन आर्टिकल को यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि 17 में दे दिया अस्पृश्यता के अंत, 19 में वाक स्वातंत्र आदि विषय, कुछ अधिकारों का संरक्षण आदि ये दिया है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब संविधान की अनुसूचियों को यहाँ बताया गया है कि पहली अनुसूची में क्या है, दूसरी में क्या है, तीसरी में क्या है। तो पहली अनुसूची में हम देखते हैं कि राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र के बारे में बताया गया है। दूसरी अनुसूची में परिलब्धियों पर भत्ते, विशेषाधिकार और उससे संबंधित प्रावधान किया गया है।
तो कुछ ऐसे भी नाम दे देगा जिनमें पूछेगा ये दूसरी अनुसूची में इनके लिए प्रावधान है या नहीं। तो आप लोग रट लीजिएगा इसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति और उपसभापति, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसमें शामिल हैं और कोई इनके अलावा शामिल नहीं है। ठीक है। तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से लोग हैं जो इसके तहत शपथ लेते हैं। तो ये भी रट लीजिएगा क्योंकि इसमें भी ऐसे नाम दे देता है जो लोग इसके तहत शपथ नहीं लेते हैं। ठीक है। चौथी अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन को बताता है। जबकि पाँचवीं अनुसूची जो है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध करता है। छठवीं अनुसूची जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में उपबंध करता है। ये राज्य बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि अक्सर ये नाम पूछ लेता है, तो आप लोग इन राज्यों के नाम याद रखिएगा। सातवीं अनुसूची में जो है सभी विषयों को इसमें बांटा गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय को बांटा गया है। संघ सूची में मूल रूप से 97 विषय थे और वर्तमान में 98 विषय हैं, जबकि राज्य सूची में मूल रूप से 66 विषय थे, अभी 59 विषय हैं, और समवर्ती सूची में मूल रूप से 47 विषय थे जो कि अब 52 विषय रह गए हैं। आठवीं अनुसूची में संविधान द्वारा प्राप्त भाषाओं के बारे में बात की गई है। अब इन भाषाओं को आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा कि कौन कौन सी भाषाएं इनमें शामिल की गई हैं, क्योंकि ऐसे भाषाओं को भी इसमें दे देता है जो इनमें शामिल नहीं है। इनके प्रमुख संशोधनों को आप देख लीजिएगा। ठीक है। इसके नोट्स मैं नहीं बनाई हूँ क्योंकि ये सारा याद करने लायक चीज़ है, इसकी शॉर्ट नोट नहीं बन सकती। नवीं अनुसूची भूमि सुधारों और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित है, जबकि जो 10वीं अनुसूची है वो दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों के निर्भरता से संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायत की शक्तियाँ, प्राधिकारों और जिम्मेदारियों से संबंधित है, जिसमें 29 विषय हैं। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया, जबकि 12वीं अनुसूची नगरपालिका की शक्ति से संबंधित है। ठीक है। अब आता है कि हमारी जो संविधान है भारत का वो कहाँ कहाँ से लिया गया है, उसके बारे में ये बताया गया है कि वो स्रोत कौन से हैं और उनसे कौन सी विशेषताएं हमारे भारतीय संविधान में ग्रहण की गई हैं। अगर हम देखें भारत शासन अधिनियम 1935 की, तो इससे संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक विवरण को इससे शामिल किया गया है। तो अगर आपसे पूछे संघीय तंत्र या फिर राज्यपालिका का कार्यकाल या फिर न्यायपालिका या फिर लोक सेवा आयोग, ये कौन से शासन अधिनियम से या इसके स्रोत क्या हैं, तो आपको पता होना चाहिए भारत शासन अधिनियम 1935 है। ऐसे ही ब्रिटेन की संविधान से क्या लिया गया है ये आपका यहाँ डिटेल में दिया हुआ है। आपको ये सब कुछ एकदम रटना होगा क्योंकि इसमें समझना नहीं है कुछ, केवल रट के ही होगा। और एग्ज़ाम में अक्सर मैचिंग के लिए ये पूछता है और स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे फ्रांस का संविधान से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व के आदर्श को जोड़ा गया है, ऐसा स्टेटमेंट अगर आपसे पूछ ले तो आपको बताना होगा कि यह सत्य है अथवा असत्य। ठीक है। तो ये रही हमारे एम लक्ष्मीकांत की भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं से रिलेटेड चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 3 था। अब यहीं पे इस क्लास को समाप्त करते हैं। अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा चैप्टर 4, जो कि अगली क्लास में हम इसे पढ़ाएंगे। ठीक है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब करिए अगर आपको पसंद आया हमारा ये वीडियो तो। धन्यवाद।